हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। हिस्ट्री एनसीईआरटी जो क्लास 8th की हिस्ट्री एनसीईआरटी है उसका आज हमारा चैप्टर नंबर 6 है। 5 चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। और 6 क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी को हम कंप्लीट कर चुके हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज है हमारा चैप्टर नंबर 6, देशी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। इसमें हम देखेंगे कि भारत में शिक्षा की क्या स्थिति थी, अंग्रेजों के आने से पहले भारत में शिक्षा की क्या स्थिति थी और फिर उसमें क्या बदलाव आए। तो देखते हैं क्या है इस अध्याय में। देशी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। पहले के अध्यायों में आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं, नवाबों, किसानों और आदिवासियों पर किस किस तरह के प्रभाव पड़े थे। यानी हम ऑलरेडी जो चैप्टर नंबर 5 है वहाँ तक हम देख चुके हैं कि किस प्रकार से ब्रिटिश शासन के प्रभाव राजाओं, नवाबों, किसानों या आदिवासी समुदाय पर पड़े थे। इस अध्याय में हमें समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़े। विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भू क्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण ही नहीं चाहते थे, बल्कि अंग्रेजों को लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है। वे मानते थे कि उन्हें देशी समाज को सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को बदलना है। यानी हमें इस चैप्टर का अध्ययन क्यों करना जरूरी है? क्योंकि हमें ये जानना है कि अंग्रेजों को ऐसा लगता था उनका उद्देश्य केवल किसी भूक्षेत्र पर विजय करना और उनकी आय पर नियंत्रण करना ही नहीं था, बल्कि उनका उद्देश्य था, उन्हें ऐसा लगता था कि उन्हें देशी समाजों को सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाजों में परिवर्तन करना है। इसके लिए कौन से बदलाव लाए जाने थे? भारतीयों को शिक्षित, सभ्य और अंग्रेजों की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने थे? अंग्रेजों के पास भी इन सवालों के कोई बने बनाए जवाब नहीं थे। इन सवालों पर भी कई दशक तक बहस चलती रही। देखते हैं क्या है। आगे एक वर्ड आएगा भाषाविद। भाषाविद का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि कई भाषाओं का जानकार और विद्यार्थी होता है, उसे कहते हैं भाषाविद। यानी जो कई भाषाओं को जानता हो उसे भाषाविद कहते हैं। अंग्रेज शिक्षा को किस तरह से देखते थे? आइए सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज सोच क्या रहे थे और शिक्षा के जो विचार आज हमें सहज सामान्य रूप में दिखाई देते हैं वे पिछले 200 सालों में किस तरह से विकसित हुए हैं। इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी और इस बारे में अंग्रेजों के विचार किस तरह से विकसित हुए कि भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाएगा। यानी इस चैप्टर में हम देखेंगे कि अंग्रेजों ने कैसे तय किया कि भारतीयों को क्या पढ़ाया जाना है और उस पर भारतीयों ने क्या प्रतिक्रिया दी। प्राच्यवाद की परंपरा। सन 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आते हैं। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। ये हैं विलियम जोन्स जो कि फारसी सीख रहे हैं। ये हैं विलियम जोन्स। तो इन्हें सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे, यानी कई भाषाओं को जानते थे। इन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन भाषा का अध्ययन किया था। वे फ्रेंच और अंग्रेजी भी जानते थे और अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के साथ साथ ये फारसी भी सीख चुके थे। यानी कितनी, लगभग 6 भाषाओं के ज्ञाता थे। इन्हें 6 भाषाओं का ज्ञान था। अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे। कलकत्ता में आने के बाद वे रोजाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकियां, उसकी व्याकरण और संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने लगे थे। यानी जब ये कलकत्ता आए तो फिर एक और भाषा सीखने लगे, संस्कृत। कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया था, क्योंकि ये सब संस्कृत में ही लिखी गई थी। विलियम जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसे ही दिलचस्पियां रखते थे। यानी बहुत सारे जो अंग्रेज अफसर थे कलकत्ता में, वो भी भारतीय जो प्राचीन पुस्तकें थी उनका अध्ययन करना चाहते थे। हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नेथेनियल होलहेड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत और फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे। इनमें कौन थे?
हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नेथेनियल होलहेड। ये भी भारतीय भाषाएं सीखकर जो संस्कृत और फारसी की रचनाएं थीं उनका अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे। इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक एक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। तो ये पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया था विलियम जोन्स ने हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नेथेनियल होलहेड के साथ मिलकर, और एशियाटिक रिसर्च नामक एक शोध पत्रिका का भी प्रकाशन शुरू किया था। ये है हेनरी टॉमस कोलब्रुक। ये संस्कृत और हिंदुत्व के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के विद्वान थे। जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिम दोनों की ही प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। यानी विलियम जोन्स और हेनरी टॉमस कोलब्रुक ये भारतीय संस्कृति के प्रति आदर का भाव रखते थे। इन्हें पता था, जब इन्होंने भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया तो इन्हें पता चला कि प्राचीन समय में भारतीय सभ्यता अपने वैभव के शिखर पर थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसका पतन होता चला गया। उनकी राय में भारत को समझने के लिए उनके प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना और समझना बहुत जरूरी था। उनका मानना था कि हिंदू और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है और इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। यानी इनका मानना था कि इन्हें जो भारत के प्राचीन हिंदू ग्रंथ हैं या भारत की जो प्राचीन पुस्तकें हैं उनका अध्ययन करने के बाद ही वो भारत के भावी विकास का आधार तैयार कर सकते हैं। इस तरह से जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने, उनका अनुवाद करने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए। उन्हें विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद देगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद देगी। यानी इन्हें ऐसा विश्वास था कि भारत की जो प्राचीन संस्कृति है उससे न केवल अंग्रेजों को सीखने में मदद मिलेगी, बल्कि भारतीय भी अपनी विरासत के जो उनकी विरासत लुप्त हो चुकी थी उसके वैभव को समझ सकेंगे। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की ही भूमिकाएं निभा रहे थे। इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। यानी जब उन्होंने भारत के प्राचीन ज्ञान का अध्ययन किया तो अनेक अंग्रेजों ने इस बात पर दलील दी, अनेक अंग्रेजों ने इस बात पर दबाव डाला कि अंग्रेजों को भारत में पश्चिमी ज्ञान की बजाय उनके प्राचीन ज्ञान को ही प्रोत्साहित करना चाहिए। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत व फारसी साहित्य और काव्य पढ़ाने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए, उनके लिए स्कूल कॉलेज खोले जाएं। इन अधिकारियों का यह भी मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले से ही परिचित हैं और जिसे वे आदर और महत्व देते हैं। उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा ना दी जाए। इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज देशी जनता का दिल जीत सकते हैं और केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी, फारसी और इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। यानी कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई थी 1781 में। किस लिए? अरबी, फारसी और इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद उसके 10 साल बाद 1791 में बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। क्यों? ताकि वहाँ पर प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादियों के कटु आलोचक भी थे। प्राच्यवादी मतलब जो भारत के प्राचीन ज्ञान को ही बढ़ावा देना चाहते थे, उन्हें का नाम दिया गया प्राच्यवादी। बहुत सारे अंग्रेज अफसर इन प्राच्यवादियों के कटु आलोचक थे। प्राच्यवादी किसे कहते हैं? एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोग कहलाते हैं प्राच्यवादी। यहाँ देखते हैं एक चित्र है वारेन हेस्टिंग्स का। ये स्मारक है, कलकत्ता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल में रखा गया है। ये हैं वारेन हेस्टिंग्स।
इस तस्वीर से पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में प्राच्यवादी किस तरह सोचते थे। यानी प्राच्यवादी जो भारत की प्राचीन भाषा को बढ़ावा देना चाहते थे, एशिया की भाषा और संस्कृति के बारे में जो जानते हैं, उन्हें गहन ज्ञान था उसका, उन्हें कहते थे प्राच्यवादी। तो वे भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में किस तरह से सोचते थे, इस तस्वीर से हमें पता चलता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर हेस्टिंग्स की भव्य प्रतिमा है। ये वारेन हेस्टिंग्स की प्रतिमा है जो कि प्राच्यवादियों के समर्थक थे। ये प्राच्यवादियों के समर्थक थे। इसके एक तरफ पंडित और दूसरी तरफ नीचे बैठा हुआ मुंशी दिखाई दे रहा है। यह है पंडित और ये है मुंशी। वारेन हेस्टिंग्स और अन्य प्राच्यवादी भारतीय विद्वानों से विभिन्न भारतीय भाषाएं सीखना चाहते थे, जिन्हें वह कई बार केवल बोलियां समझते थे और वर्नाकुलर का नाम देते थे। यानी जो अंग्रेजी भाषा थी और यहाँ की स्थानीय भाषा थी, उन दोनों के बीच अंतर करने के लिए वो एक शब्द का यूज़ करते थे, वो था वर्नाकुलर। स्थानीय रीति रिवाजों और कानूनों के बारे में जानना चाहते थे ये अंग्रेज लोग, और प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद और व्याख्या में मदद चाहते थे भारतीयों की। हेस्टिंग्स ने पहल करके कलकत्ता मदरसे की स्थापना की थी। 1781 में जो कलकत्ता मदरसा बनाया गया था वो वारेन हेस्टिंग्स की पहल पर ही बनाया गया था, और उनका विश्वास था कि यहाँ के प्राचीन रीति रिवाज और यहाँ की ज्ञान संपदा ही भारत में ब्रिटिश शासन के आधार होने चाहिए। यानी इन्हें भी लगता था कि यहाँ पर ब्रिटिश शासन का आधार भारत के प्राचीन रीति रिवाज और यहाँ की प्राचीन ज्ञान संपदा ही होनी चाहिए, ना कि पश्चिमी ज्ञान। अब आगे देखते हैं मुंशी। हमने एक वर्ड देखा था ऊपर, मुंशी। मुंशी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो फारसी पढ़ना, लिखना और पढ़ाना तीनों जानता हो। यानी जो फारसी पढ़ना भी जानता हो, लिखना भी जानता हो और पढ़ाना भी जानता हो। वर्नाकुलर। वर्नाकुलर शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यानी मानक भाषा जो अंग्रेजी भाषा थी, उससे अलग किसी स्थानीय भाषा के लिए इस्तेमाल किया जाता था शब्द वर्नाकुलर। भारत जैसे औपनिवेशिक देशों में अंग्रेज रोजमर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा जो अंग्रेजी थी उसके बीच फर्क को चिन्हित करने के लिए शब्द का इस्तेमाल करते थे। हमें मदरसा, हमने देखा था कलकत्ता मदरसा। मदरसा किसे कहते हैं? मदरसा कहते हैं सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। पॉइंट ध्यान रखना, सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है, और ये किसी भी तरह का स्कूल या कॉलेज या कोई और संस्थान हो सकता है। अब देखते हैं जो दूसरे अंग्रेज अफसर थे वो किस तरह की अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। पूरब की जघन्य गलतियाँ। 19वीं सदी की शुरुआत से ही, यानी 1800 से स्टार्टिंग में, 1800 से लेकर 1899 की जो अवधि होती है उसे नाम दिया जाता है 19वीं सदी, क्योंकि सदी एक आगे चलती है। तो 1800 से लेकर 1899 तक 19वीं सदी। तो 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे। उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ और अवैज्ञानिक है। यानी अंग्रेज अफसर मानते थे कि जो भारत का ज्ञान है, जो पूर्वी समाजों का ज्ञान है, वो गलतियों से, त्रुटियों से भरा हुआ है और वो अवैज्ञानिक है। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही था, इसलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। यानी वो चाहते थे कि भारत में पश्चिमी शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। इन प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल प्रमुख थे। हमने देखा था जेम्स मिल के बारे में। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देशी जनता को खुश करने और उसका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या फिर उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। ये जेम्स मिल का मानना था कि अंग्रेजों को देशी जनता को खुश करने के लिए या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखकर शिक्षा नहीं देनी चाहिए, बल्कि उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यावहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य की बजाय ये पढ़ाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल कर ली हैं। यानी जेम्स मिल का मानना था कि भारत की प्राचीन ज्ञान संपदा की बजाय, भारत के प्राचीन साहित्यों की बजाय भारतीयों को क्या पढ़ाया जाना चाहिए? भारतीयों को पश्चिम की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं पढ़ाई जानी चाहिए। यानी पश्चिमी ज्ञान के बारे में भारतीयों को पढ़ाया जाना चाहिए। अब 1830 के दशक तक आते आते प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया। यानी जो भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति को बढ़ावा देना चाहते थे, उनका विरोध और तीखा हो गया।
थॉमस बेबिंगटन मैकाले, यही थे लॉर्ड, जिन्हें नाम जाना जाता है लॉर्ड मैकाले के नाम से। ये थे थॉमस बेबिंगटन मैकाले। इन आलोचकों में सबसे मुखर और सबसे प्रभावशाली विचारक थे। वे भारत को असभ्य देश मानते थे। ये महाराज भारत को असभ्य देश मानते थे, जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं थी। यानी मैकाले का मानना था कि भारत की ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड के समान नहीं है। मैकाले ने यहाँ तक कहा था, देखना मैकाले का कथन क्या है। मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देशी साहित्य के बराबर है। इन्हें भी कौन बताए कि जिस प्रगति को ये अब देख रहे हैं उसे तो भारत बहुत पहले ही देख चुका था। इनका कहना था कि एक अच्छे भारतीय पुस्तकालय का केवल एक खाने का ज्ञान ही भारत और पूरे अरब के देशी साहित्य के बराबर है। ये थी इनकी सोच। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये कथन मैकाले का था। इनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। यानी भारत की जो प्राचीन शिक्षा पद्धति है उसे बढ़ावा देने पर ब्रिटिश सरकार को पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, उस पर अपना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। इन्हें ऐसा लगता था। गहन ऊर्जा और आवेश पूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर जोर दिया। इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पर भरपूर जोर दिया। इनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। यानी अंग्रेजी भाषा के ज्ञान से ही भारतीय लोग दुनिया की जो श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियां हैं उन्हें पढ़ पाएंगे। यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे। इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। मैकाले के मिनट्स का मतलब होता है विवरण। तो मिनट्स का मतलब होता है विवरण। मैकाले के मिनट्स के आधार पर 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। जो 1835 में शिक्षा अधिनियम आया था वो मैकाले के पत्र के आधार पर ही आया था, यानी मैकाले के विवरण के आधार पर ही लाया गया था। और फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदरसे तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन ना दिया जाए। इन संस्थानों को अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई थी। अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्यपुस्तकें छपने लगी थी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिर की संज्ञा दी थी इन्होंने कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज को। अब आगे देखते हैं व्यवसाय के लिए शिक्षा। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष थे चार्ल्स वुड। यानी जब कंपनी का नियंत्रक मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसके अध्यक्ष थे चार्ल्स वुड। उनके नाम से ये पत्र जारी किया गया था, इसलिए इसे नाम दिया गया वुड डिस्पैच। 1854 में जो वुड डिस्पैच आया था 1854 में, आपको ध्यान होगा 1854 का जो वुड डिस्पैच था वो क्या था। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यावहारिक लाभ प्राप्त होंगे। यानी वुड डिस्पैच भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति से संबंधित था। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। वुड डिस्पैच 1854 में आया था। वुड डिस्पैच एक नीति पत्र था और इसमें भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा दी गई थी। इसमें कहा गया था कि भारत में प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर जो यूरोपीय ज्ञान है, जो अंग्रेजी ज्ञान है, उसे बढ़ावा दिया जाए और उसके क्या लाभ होंगे वो इसमें बताया गया था। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यावहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में भी बताया गया था कि यूरोपीय शिक्षा से आर्थिक क्षेत्र में क्या लाभ होंगे। इनके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा। यानी इन्हें लगता था कि अगर भारतीयों को प्राचीन सभ्यता के बारे में पढ़ाया गया तो उनकी रुचि, उनकी आकांक्षाओं में बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीज़ों को अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे।
वुड के नीति पत्र में यह तर्क दिया गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, इससे वे ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे। आप देख सकते हैं, आपको पता होगा कि कितने सत्यवादी और ईमानदार बन गए थे अंग्रेजों के आने के बाद भारतीय लोग। जो यहाँ पर भ्रष्टाचार की जो जड़ है ना, ये अंग्रेजों की ही देन है, क्योंकि भ्रष्टाचार पहले यहाँ नहीं होता था। भ्रष्टाचार भी हो सकता है, किस तरह से काम कराए जा सकते हैं, ये भारतीयों ने अंग्रेजों से ही सीखा था। तो देख सकते हैं कि इनके आने के बाद कितने भारतीय ईमानदार और कितने सत्यवादी बन गए। इससे वे ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे, इन्हें ऐसा लगता था। और फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी, यानी ये अपने ही स्वार्थ को साधने में लगे हुए थे। दस्तावेज के मुताबिक पूरब का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा हुआ था, बल्कि यह लोगों में न तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता है और न ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता है। यानी इन्हें ऐसा लगता था जो भारत का ज्ञान है वो लोगों में समर्पण का भाव पैदा नहीं करता और न ही शासन चलाने के लिए उनमें आवश्यक निपुणता पैदा करता है। ऊपर कुछ छूट गया था, इसे देखते हैं क्या है। ज्ञानियों की भाषा। अंग्रेजी पढ़ाने पर जोर देते हुए मैकाले ने कहा था, ज्ञानियों की भाषा है अंग्रेजी। सभी पक्ष इस बात पर सहमत दिखाई देते हैं कि भारत के देशी लोगों के द्वारा आमतौर पर बोले जाने वाली बोलियों में ना तो कोई साहित्यिक जानकारियाँ होती हैं और ना ही वैज्ञानिक। इसके अलावा ये बोलियाँ इतनी दरिद्र और रूखी हैं कि अगर किसी और स्रोत से उनको समृद्ध ना बनाया जाए तो किसी भी मूल्यवान कृति का उनमें अनुवाद भी नहीं किया जा सकता। ये थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने कहा था भारतीय ज्ञान के बारे में। यूरोपीय ज्ञान के पक्ष में एक तर्क देखते हैं, यहाँ क्या दिया गया है। 1854 के वुड के नीति पत्र में प्राच्यवादी ज्ञान का विरोध करने वालों की निर्णायक विजय का संकेत था। यह 1854 का वुड डिस्पैच। इसमें कहा गया था, हमें जोर देकर यह बात कहनी चाहिए कि भारत में हम जिस शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं उस शिक्षा का लक्ष्य यूरोप की श्रेष्ठतर कलाओं, सेवाओं, दर्शन और साहित्य यानी कि यूरोपीय ज्ञान का प्रसार करना है, जबकि इन्हें पता ही नहीं था कि भारतीय ज्ञान इनसे ज़्यादा वैभवशाली था। अब आगे देखते हैं। 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए भी कदम उठाए गए। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उसी समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। 1857 की जब क्रांति चल रही थी तो उसी समय पर मद्रास, बम्बई और कलकत्ता विश्वविद्यालयों की स्थापना चल रही थी। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के भी प्रयास किए गए। ये है 19वीं सदी में बम्बई विश्वविद्यालय, आप देख सकते हैं। ये 19वीं सदी का बम्बई विश्वविद्यालय। अब आते हैं आगे, नैतिक शिक्षा की मांग। 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यावहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया। यानी जो ईसाई प्रचारक थे, इन्होंने भी भारत की प्राच्य शिक्षा का विरोध किया। इन प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है और नैतिकता उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। ये अपनी शिक्षा बढ़ावा देना चाहते थे, ये अपनी ईसाई शिक्षा के लिए तड़प रहे थे। 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। आपको पता होगा, अगर आपने 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ा है तो 1813 के चार्टर एक्ट तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में ईसाई गतिविधियों को प्रतिबंधित करके रखा हुआ था। क्यों? क्योंकि कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा और लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को रोष, शक की नज़र से देखने लगेंगे। ब्रिटिश नियंत्रण वाले भूक्षेत्रों में अपनी संस्थाएं न खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने अंततः सेरामपुर में अपना मिशन खोला था। सेरामपुर ईसाई मिशनरी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया था सेरामपुर में, आपको ध्यान होगा। और वो किसके नियंत्रण में था? वो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में था, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में नहीं था। तो अंततः इन्होंने सेरामपुर में अपना मिशन खोला और ये इलाका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। वर्ष 1800 में एक छापाखाना लगाया गया और 1818 में कॉलेज भी खोला गया। 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए, परंतु 1857 के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा को प्रत्यक्ष सहायता देने में आनाकानी करने लगी। जब 1857 की क्रांति हुई तो फिर ब्रिटिश सरकार इस ईसाई शिक्षा को
सहायता देने में आनाकानी करने लगी। क्यों? क्योंकि सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाजों, व्यवहारों, मूल्य मान्यताओं और धार्मिक विचारों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ देशी लोगों को भड़का सकती है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जान चुकी थी कि अगर भारत के धर्म रीति रिवाज में किसी भी तरह की छेड़छाड़ की गई तो वो लोग विद्रोह भी कर सकते हैं। ये हैं स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक विलियम केरे, जिन्होंने सैरामपुर मिशन की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी। ये हैं विलियम सेरे, स्कॉटलैंड के थे। अब आगे देखते हैं। ये कलकत्ता के पास हुगली नदी के तट पर स्थित सेरामपुर कॉलेज है। अब देखते हैं स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ। अभी तक हमने देखा कि अंग्रेज यहाँ किस प्रकार की शिक्षा देना चाहते थे और उनके बीच किस प्रकार के मतभेद थे। कुछ अंग्रेज भारत की प्राचीन शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे, जबकि कुछ अंग्रेज जो पश्चिमी ज्ञान है उसे बढ़ावा देना चाहते थे। अब उससे पहले देखते हैं कि स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ। क्या भारत में अंग्रेजों के आने से पहले शिक्षा पद्धति नहीं थी? क्या आपको कुछ अंदाजा है कि अंग्रेजों से पहले यहाँ बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता था? क्या आपने कभी सोचा है कि उस समय बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं? और अगर स्कूल थे तो ब्रिटिश शासन के तहत उनका क्या हुआ? एक ग्रामीण पाठशाला, आप यहाँ देख सकते हैं, ये ग्रामीण पाठशाला है। यह फ्रांसवा सोल्विन नामक डच पेंटर के द्वारा बनाया गया चित्र है और ये फ्रांसवा 18वीं सदी के आखिर में भारत आए थे। अपने चित्रों में उन्होंने लोगों के दैनिक जीवन को दर्शाने का प्रयास किया है। विलियम एडम की एक रिपोर्ट। विलियम एडम 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देशी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वो एक दिलचस्प रिपोर्ट थी। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं और ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी थी, यानी लगभग 20 लाख से भी ज़्यादा विद्यार्थी इन पाठशालाओं में पढ़ा करते थे। ये पाठशालाएं संपन्न लोगों के द्वारा या फिर स्थानीय समुदायों के द्वारा चलाई जा रही थीं। कई पाठशालाएं स्वयं गुरु के द्वारा ही प्रारंभ की गई थीं। शिक्षा का तरीका भी काफ़ी लचीला था। भारत में प्राचीन काल में शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। आप आज जिन चीज़ों की स्कूलों में उम्मीद करते हैं उनमें से कुछ चीज़ें उस समय की पाठशालाओं में भी मौजूद थीं। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी, यानी उस समय पर फीस बच्चों की फिक्स नहीं थी। अमीरों से ज़्यादा फीस और गरीबों से कम फीस ली जाती थी। छपी हुई किताबें नहीं होती थी। पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी। बेंच और कुर्सियाँ नहीं होती थी। ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे। अलग से कक्षाएं लेने या फिर बच्चों की हाजिरी लेने का कोई इंतजाम नहीं होता था। सालाना इम्तिहान यानी एग्ज़ाम्स भी नहीं होते थे और नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। ये जो एग्ज़ाम का प्रोसेस है ये ब्रिटिशों की देन है। कुछ पाठशालाएं बरगद की छाँव में ही चलती थी तो कई गांव की किसी दुकान या फिर मंदिर के कोने में या गुरु के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। अमीरों को ज़्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। शिक्षा मौखिक होती थी और क्या पढ़ाना है या विद्यार्थियों की ज़रूरत को देखते हुए ही गुरु तय करते थे। विद्यार्थियों को अलग कक्षाओं में नहीं बिठाया जाता था। सभी एक जगह एक साथ बैठते थे। अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग से बात कर लेते थे, यानी जैसे अलग अलग क्लास के बच्चे होते थे उनके साथ गुरु अलग रूप से बात करते थे। तो आप देख सकते हैं कि शिक्षा प्रणाली कितनी लचीली थी। एडम ने यह भी पाया कि लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल है। जैसे उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी। क्यों? क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्राय खेतों में काम करने चले जाते थे और कटाई और अनाज निकल जाने के बाद ये पाठशाला दोबारा शुरू हो जाती थी। इसका परिणाम क्या था? इसका परिणाम यह था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे। अब क्या बदलाव हुए इनमें? नई दिनचर्या, नए नियम। अंग्रेजों के आने के बाद इनमें क्या बदलाव हुए? 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर ही था, इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में कभी ज़्यादा दखल नहीं दिया। 1854 के बाद कंपनी ने देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला लिया। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियमों और नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं को और व्यवस्थित करना चाहती थी।
इसके लिए क्या किया जा सकता था? कंपनी ने क्या कदम उठाए? सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। इनमें से प्रत्येक पंडित को 4 से 5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा सौंपा जाता था। पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना और वहां अध्यापन की स्थिति में सुधार लाना था। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं। यानी अब कागजी कार्रवाई यहाँ से स्टार्ट होगी। अब ये गुरु पढ़ाने की जगह अपनी कागजी कार्रवाई पर ज़्यादा फोकस करने पर ध्यान देंगे। अब अध्यापन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगा और विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी, जबकि इससे पहले कोई भी इस तरह की परीक्षाएं नहीं होती थी। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें। सबके लिए अब समान शुल्क कर दिया गया। सबकी फीस बराबर होगी, अमीर हो चाहे गरीब, सबको समान रूप से फीस देनी होगी। नियमित रूप से कक्षा में आए, यानी फसल कटाई के समय भी उन्हें कक्षा में आना होगा। तय सीट पर बैठें और अनुशासन के नियमों का पालन करें। नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे, यानी सरकार इन्हें सहायता देने लगी। जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी, उन्हें कोई भी सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने की बजाय अपनी स्वतंत्र पाठशालाएं बनाए रखी, वे सरकारी सहायता प्राप्त करने और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमजोर पड़ने लगे। यानी जो गुरु इन अंग्रेजों के अधीन ना रहकर अपनी स्वतंत्र पाठशाला चला रहे थे, वो इनके सामने कमजोर पड़ने लगे। इन नए नियमों और दिनचर्या का एक और नतीजा हुआ। क्या? पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशालाओं में जा सकते थे, क्योंकि शालाओं की समय सारणी काफी लचीली होती थी। नई व्यवस्था के अनुशासन की मांग थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आएं। अब कटाई के मौसम में भी बच्चों का स्कूल में आना जरूरी था, जबकि उस समय गरीब घरों के बच्चे खेतों में काम करने जाया करते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता था तो इसे अनुशासनहीनता माना जाता था, यानी कि बच्चा पढ़ना लिखना ही नहीं चाहता, ऐसा माना जाता था। और इससे क्या हुआ? इससे धीरे धीरे जो गरीब घर के बच्चे थे वो स्कूलों से हटने लगे, वो स्कूलों से छूटने लगे। यहाँ से भारत में निरक्षरता की शुरुआत हो जाती है। यहाँ अरविंदो घोष कुछ बताया गया है। अरविंदो घोष ने 15 जनवरी 1908 को बॉम्बे यानी मुंबई में अपने एक संभाषण में राष्ट्रीय शिक्षा पर बोलते हुए कहा कि इसका लक्ष्य है छात्रों में राष्ट्रीयता का भाव जागृत करना है। इसके लिए अपने पूर्वजों के साहसिक कार्यों पर गहराई से चिंतन करना आवश्यक होगा। शिक्षा को मातृभाषा में होना चाहिए। अरविंदो घोष ने कहा था कि शिक्षा को मातृभाषा में होना चाहिए ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अरविंदो ने इस बात पर भी बल दिया कि यद्यपि छात्रों को अपने मूल के साथ जुड़े रहना चाहिए, फिर भी उनको आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों तथा लोकप्रिय शासन व्यवस्था के संदर्भ में पश्चिमी देशों के अनुभव का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। इसके अतिरिक्त छात्रों को कोई हस्तकला भी सीखनी चाहिए ताकि वे स्कूल छोड़ने पर यथासंभव रोजगार पा सके। यानी अरविंदो घोष का कहना था कि यद्यपि लोगों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक वो शिक्षा पहुंच सके। और उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि छात्रों को अपनी प्राचीन शिक्षा के साथ साथ आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों और पश्चिमी देशों की जो ज्ञान है उसे भी अपनाना चाहिए। और उन्हें कोई हस्तकला भी सीखनी चाहिए ताकि जब वो स्कूल छोड़ें तो कोई रोजगार पा सकें। अब देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची क्या तैयार हुई। केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे, बल्कि 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के विभिन्न भागों के बहुत सारे विचारक भी शिक्षा के व्यापक प्रसार की जरूरत पर जोर देने लगे थे। यूरोप में आ रहे बदलावों से प्रभावित कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। भारत में भी ऐसे बहुत से लोग थे जो ये चाहते थे कि पश्चिमी शिक्षा यानी अंग्रेजों की शिक्षा, जो पश्चिमी ज्ञान था, उसका भारत में आह्वान किया जाए। यानी कुछ भारतीय ऐसे भी थे जो भारत में पश्चिमी शिक्षा पर जोर दे रहे थे। उन्होंने अंग्रेजों से आह्वान किया कि वे नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलें और शिक्षा पर ज़्यादा पैसा खर्च करें। इस दिशा में हुए कुछ प्रयासों के बारे में हम अध्याय 8 में पढ़ेंगे। परंतु बहुत सारे भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे, जिसमें महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर इसी तरह के लोगों में से थे। ये पश्चिमी शिक्षा के विरोधी थे। महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर भारत में पश्चिमी शिक्षा के विरोधियों में से थे। आइए देखिए कि उनका क्या कहना था। अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। ये महात्मा गांधी का कहना था कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है।
महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे हैं और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है। यानी महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा के कारण भारतीय लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने लगे हैं और अपनी संस्कृति को निम्न मानने लगे हैं। अपनी संस्कृति के प्रति जो उनका गौरव भाव था वो समाप्त हो गया है। महात्मा गांधी ने कहा कि शिक्षा में विष भरा है, यानी अंग्रेजी शिक्षा में विष भरा है। यह पापपूर्ण है। इसने भारतीयों को दास बना दिया है। इसने लोगों पर प्रभाव डाला है। उनके मुताबिक पश्चिम से अभिभूत, पश्चिम से आने वाली हर चीज़ की प्रशंसा करने वाले, इन संस्थानों पर पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे थे। यानी महात्मा गांधी ने कहा कि जो पश्चिमी सभ्यता से अभिभूत भारतीय हैं और जो पश्चिम से आने वाली हर चीज़ की प्रशंसा करते हैं, या पश्चिमी संस्थानों में पढ़ने वाले जो भारतीय हैं, वो ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे थे। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारत के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे, जो भारतीय लोगों में प्रतिष्ठा, स्वाभिमान का भाव जगाए। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें और अंग्रेजों को बताएं कि अब वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं हैं। आपको ध्यान होगा कि महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों से आह्वान किया था कि वे सरकारी शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है। उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है, क्योंकि जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोग थे वो भारतीय जो स्थानीय शिक्षा से प्राप्त लोग थे उनसे अलग हो गए थे। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को अपनी ही भूमि से अलग कर दिया था, उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया था। उनकी राय में, यानी महात्मा गांधी की राय में, विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके थे। महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर ही केंद्रित है। उसमें पाठ्य पुस्तकों पर तो जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन के अनुभवों और व्यावहारिक ज्ञान की उसमें उपेक्षा की जाती है। गांधी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा दोनों विकसित होनी चाहिए। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आप अपने एस्से में या अपनी आंसर राइटिंग में से यूज कर सकते हैं कि महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का आशय क्या था। शिक्षा का आशय था उनका कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता, यानी पढ़ने लिखने को ही साक्षरता नहीं कहते हैं। पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही साक्षरता नहीं है, बल्कि ये शिक्षा नहीं होती। इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, कोई हुनर सीखना पड़ता है और ये जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों ही विकसित होंगे। ये महात्मा गांधी का कहना था कि पढ़ना लिखना सिर्फ साक्षरता नहीं है, बल्कि कुछ हुनर सीखना पड़ता है, कुछ जानना पड़ता है, और ये शिक्षा पद्धति आज के समय की भी मांग है। महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर और लड़कियों की टोली के साथ बैठे हैं। ये हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, ये महात्मा गांधी और ये कस्तूरबा गांधी। साक्षरता ही शिक्षा नहीं है। महात्मा गांधी ने लिखा था कि शिक्षा से मेरा मतलब इस बात से है कि बालक और मनुष्य के देह, मस्तिष्क और भावना के श्रेष्ठ तत्वों को सामने लाया जाए। साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है और न ही उसकी शुरुआत। साक्षरता तो एक प्रक्रिया है, यह तो केवल एक साधन है जिसके जरिए पुरुषों और महिलाओं को शिक्षा दी जाती है। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं होती है। लिहाजा मैं बच्चों को शिक्षित करते हुए सबसे पहले उन्हें कोई उपयोगी हस्तकौशल सिखाऊंगा और उन्हें शुरू से ही कुछ रचने पैदा करने के लिए तैयार करूंगा। मेरा मानना है कि दिमाग और आत्मा का सर्वोच्च विकास इस तरह की शिक्षा में ही संभव है। प्रत्येक हस्तकौशल आज की तरह केवल यांत्रिक ढंग से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक ढंग से भी पढ़ाया जाना चाहिए। यानी बच्चे को प्रत्येक प्रक्रिया के क्यों और किस लिए का पता होना चाहिए। जैसे जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ, कई दूसरे विचारक भी ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे जो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से आमूल तौर पर भिन्न हो। टैगोर का शांति निकेतन की स्थापना की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में। कब? 1901 में। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि इसकी स्थापना किसने और क्यों की थी?
शांति निकेतन में कक्षा चल रही है 1930 का दशक। आसपास का माहौल देखिए, चारों तरफ से पेड़ और खुली जगह है। ये शांति निकेतन का एक चित्र है। ये रविंद्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में शुरू की थी। टैगोर जब बच्चे थे तो वे स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे। वहाँ उनका दम घुटता था। उन्हें स्कूल का माहौल बहुत ही दमनकारी लगता था। टैगोर को ऐसा लगता था मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहाँ बच्चे अपना मनचाहा कभी नहीं कर पाते थे। जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते थे तो टैगोर का दिमाग कहीं और ही भटक रहा होता था। कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन के अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफ़ी प्रभावित किया। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहां बच्चे खुश रह सकें, जहां वे मुक्त और रचनाशील हों, जहां वे अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सकें। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। वह अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए। शिक्षक कल्पनाशील हो, बच्चों को समझते हों और उनके अंदर उत्सुकता, जानने की चाह विकसित करने में मदद करें। टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चे की रचनाशीलता, उसके चकित होने के स्वाभाविक गुण को मार देते हैं। यानी टैगोर जो अंग्रेजी काल के स्कूल थे उनसे चिढ़ते थे, उन्हें वो सही नहीं मानते थे। वो मानते थे, उन्हें लगता था कि ये बच्चे की रचनाशीलता को मार देते हैं। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला लिया। उन्हें यह जगह निर्मल शांति से भरी हुई दिखाई दी, जहां प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपने स्वाभाविक सृजनात्मक मेधा को और विकसित कर सकते थे, और इसीलिए उन्होंने इसका नाम रखा शांति निकेतन। बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोबेश एक जैसी राय रखते थे, लेकिन दोनों के बीच फर्क भी था। यानी महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर शिक्षा के बारे में लगभग एक जैसा ही सोचते थे, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में फर्क था। क्या? गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी उपासना के कट्टर आलोचक थे। गांधी जी जो पश्चिमी की सभ्यता थी या जो पश्चिमी की टेक्नोलॉजी जो मशीन थी उसकी उपासना के कट्टर आलोचक थे, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का मिश्रण चाहते थे। ये दोनों ही सभ्यताओं को विकसित करना चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर मानते थे कि भारत की प्राचीन परंपरा के साथ साथ आधुनिक पश्चिमी सभ्यता के जो श्रेष्ठ तत्व हैं उन्हें भी अपनाना चाहिए। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया था। इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे थे कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। कुछ लोग अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। उनका मानना था कि इसी व्यवस्था को इस तरह से फैलाया जाए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने के मौके मिले। इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो एक वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे, ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके। कौन तय करे कि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय क्या होता है? इस राष्ट्रीय शिक्षा की बहस स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही। यह है कोयम्बटूर के स्कूल का एक चित्र है। इसमें बच्चे खेल रहे हैं। 19वीं सदी के मध्य तक ईसाई प्रचारक और भारतीय सुधारवादी संगठन लड़कियों के लिए भी स्कूल खोलने लगे थे। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने शिक्षा व्यवस्था के बारे में देखा कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत में किस प्रकार की शिक्षा पद्धति थी और उसके बाद उसमें क्या परिवर्तन हुए। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है। 6 क्लास की एनसीईआरटी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपका जो भी क्वेश्चन हो, जो भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।